Hello and welcome back to Dronacharya IS YouTube channel. I'm Dr. Daman Benipal presenting you all daily current affairs covering 25th March 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के द हिंदी न्यूज़पेपर में आए हुए वो सभी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे जो कि हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. सो लेट्स बिगिन विद इट. तो चलिए शुरुआत करते हैं. आज का हमारा पहला न्यूज़ आर्टिकल इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद वी सॉ दैट इंडिया और रशिया के बीच में जो ट्रेड है वो इंक्रीज़ हो चुका है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द ऑयल. एंड देयर आर सम चैलेंजेस विच आर फेस्ड बाय इंडिया वाइल ट्रेडिंग विद रशिया. स्पेशली रशिया के ऊपर जो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए गए हैं इसकी वजह से एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स में जो पेमेंट्स की जो मैनेजमेंट है दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज. एंड इसे लेकर इवन रूपी रूबल ट्रेड के रिवाइवल की भी पॉसिबिलिटी इंडिकेट की जा रही है. सो फ्रॉम दिस आर्टिकल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ रूपी रूबल ट्रेड. देयर इज़ अ रूपी रूबल ट्रेड एग्रीमेंट. सो रूपी रूबल ट्रेड एग्रीमेंट को अगर हम और जानें तो इंडियन करेंसी रूपी और रशियन करेंसी रूबल इन दोनों के बीच में ये एक ट्रेड अरेंजमेंट है. इट्स बेसिकली अ पेमेंट मैकेनिज़्म जिसके थ्रू जो इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं उनकी पेमेंट इंडियन रुपी में की जा सकती है फॉर देयर एक्सपोर्ट्स दैट दे आर सेंडिंग टू रशिया, जो कि इंस्टेड इंटरनेशनली जो स्टैंडर्ड करेंसी होती है दैट इज़ डॉलर्स एंड यूरोस. लेकिन रूपी रूबल ट्रेड के अंदर इंडियन एक्सपोर्टर्स की जो पेमेंट है वो रुपी फॉर्म में की जा सकती है. सो अंडर दिस अरेंजमेंट जो रशियन बैंक्स हैं दे विल हैव टू ओपन एन अकाउंट इन एन इंडियन बैंक, whereas Indian bank will have to open its account in Russia's bank. जिसके बाद दोनों साइड्स म्यूचुअली एग्री करेंगे कि उनको कितनी करेंसी, कितने अमाउंट की करेंसी इन लोकल फॉर्म में उनके अकाउंट्स में सबमिट करवानी है. लेट्स से जो स्पेसिफाइड अमाउंट है दैट इज़ $100 मिलियन. तो ऐसे केस में जो रशियाज बैंक हैं, जो रशिया का बैंक अकाउंट इंडिया में है, दे हैव रुपीज़ वर्थ ऑफ दैट अमाउंट. Whereas जो इंडिया का अकाउंट रशिया में होगा, इंडिया हैज़ टू मेंटेन द सेम अमाउंट इन रूबल्स. तो जैसे ही ये पेमेंट मैकेनिज़्म सेट हो जाता है, जो इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं उनको रशिया का जो बैंक अकाउंट इंडिया में खुला है वो रुपी के अंदर पेमेंट करेगा, और जो इम्पोर्ट्स आएंगे रशिया से दे कैन बी पेड इन द फॉर्म ऑफ रूबल्स, जो कि इंडिया के बैंक्स ने रशिया के अंदर अपना अकाउंट ओपन किया होगा. तो यहाँ पे मेनली रुपी और रूबल के बीच में ही ट्रेड चलेगा. एंड जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल करेंसीज हैं डॉलर एंड यूरोस उनका इस्तेमाल नहीं होगा. दिस इज़ द रूपी रूबल ट्रेड अरेंजमेंट. नाउ अभी तो हम देख रहे हैं कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद रूपी रूबल ट्रेड अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है. वी नीड टू नो कि क्या इसे पहले भी अटेम्प्ट किया गया है. So India has attempted the rupee ruble payment mechanism with Russia on a very small scale earlier. कुछ few items के लिए, जैसे कि टी की अगर हम बात करें तो ऐसे केसेस में इस पेमेंट मैकेनिज़्म को अटेम्प्ट किया गया था, लेकिन ये नॉर्मल टाइम्स में कनेक्ट किया गया था. कुछ ही आइटम्स को लेकर स्मॉल स्केल के ऊपर इसे कनेक्ट किया गया, लेकिन कभी भी लार्ज कमर्शियल लेवल पे, कमर्शियल स्केल पे इस अरेंजमेंट को टेस्ट नहीं किया गया. नाउ जो रूपी रियाल पेमेंट मैकेनिज़्म है, हाउएवर ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुली वर्क किया है. अगर हम इंडिया और ईरान की बात करें, ईरान पे जब वेस्टर्न कंट्रीज़ ने 2012 में इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाई थी, उसके बाद से रूपी रियाल पेमेंट मैकेनिज़्म हैज़ बीन वेरी सक्सेसफुल. एंड इंडिया ने इस मैकेनिज़्म को इवन यूज़ भी किया है फॉर पेइंग देयर ऑयल प्रेस्टीज फ्रॉम ईरान. एंड तब से लेकर अब जब तक डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाई थी इन टर्म्स ऑफ देयर ऑयल ट्रेड, तब तक ये काफ़ी अच्छा चल रहा था. एंड आफ्टर दैट इंडिया स्टॉप इट्स परचेजिंग फ्रॉम ईरान. After this, it becomes very important for us to understand how critical is this rupee ruble mechanism for India. See, it is basically an alternative payment mechanism जिसके थ्रू इंडिया रशिया के साथ ट्रेड कर सकता है. As we see that US, European Union, UK and several Russian banks, they have been blocked from SWIFT. हमने हमारे previous videos के अंदर SWIFT को डिस्कस किया था. दिस इज सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन. ये एक इंटर बैंक सिस्टम है ऑफ कम्युनिकेशन जिसके अंदर जो पेमेंट इंस्ट्रक्शंस हैं
और जो ट्रांजैक्शंस हैं बिटवीन डिफरेंट बैंक्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज ऑल अराउंड द वर्ल्ड वो सिक्योरली यहाँ पे की जाती हैं. लेकिन बिकॉज रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन there has been sanctions put on Russia and रशिया अब स्विफ्ट का पार्ट नहीं है, जिसकी वजह से जो इंटरनेशनल पेमेंट्स हैं इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स वो स्विफ्ट चैनल के थ्रू क्लियर नहीं हो पा रही हैं. एंड अभी भी एज एन एस्टिमेट देयर आर $500 million पेमेंट फॉर गुड्स which has been shipped by Indian exporters and it is not now possible to get the payment through the regular SWIFT channel. सो ये जो रशिया के साथ जो हमारा ट्रेड हो रहा है, अभी जो ट्रांजैक्शंस हैं ये इंटरनेशनल करेंसीज में नहीं हो पा रही हैं, डॉलर और यूरो का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है. सो दिस रुपी पेमेंट मैकेनिज्म विल डेफिनेटली डिटरमाइन कि जो रशिया और इंडिया के बीच में जो ट्रेड चल रहा है क्या ये आगे कंटिन्यू होगा या नहीं. नाउ ये जो रूपी रूबल अरेंजमेंट है, देयर आर सम प्रॉब्लम्स दैट मे क्रॉप अप. सो एज वी सी दैट जो रूबल है इसकी वैल्यू काफ़ी फ्लक्चुएट कर रही है. सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट द रूपी रूबल पेमेंट मैकेनिज्म. नाउ सबसे पहले तो एक फेयर एक्सचेंज रेट डिसाइड करना होगा बिटवीन रूपी एंड रूबल. मोर ओवर अगर इसी तरह रूबल की जो वैल्यू है वो डिक्लाइन करती रही तो जो ट्रेडिंग है वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो इंडिया के बैंक में जो रशियन अकाउंट्स हैं और जो रूबल यहाँ पे पड़े हैं उनकी जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी. So this is the risk that India will have to take if it decides to go ahead with Russia and start the rupee ruble payment mechanism. क्योंकि पहले से ही वर्थ डिसाइड की गई है, जैसे कि हमने पहले एग्जांपल ली थी कि 500 मिलियन, तो वो इंडियन करेंसी में इंडियन बैंक्स ने रशिया के बैंक में जमा करवाया और सिमिलरली रूबल में रशिया के बैंक्स ने इंडिया में सबमिट करवाया. तो अगर इसी तरह रूबल की जो वैल्यू है, करेंसी है, वो फॉल करती रही तो जो वर्थ है वो डिक्रीज़ हो जाएगी. सो इससे डेफिनेटली जो रिस्क फैक्टर है वो इंक्रीज़ होता है. एट प्रेजेंट देयर इज़ ओनली अ सैंक्शन अगेंस्ट द यूज़ ऑफ स्विफ्ट. ये जो मैसेजिंग एक का जो कम्युनिकेशन का जो ज़रिया है स्विफ्ट, इसके ऊपर सैंक्शंस लगाई गई हैं. देयर इज़ नथिंग टू बार इंडिया फ्रॉम ट्रेडिंग विद रशिया. किसी और तरह का कोई बार्टर सिस्टम या फिर जो रूपी रूबल पेमेंट मैकेनिज्म है, अभी तक इस तरह के सिस्टम्स के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाई गई हैं. स्विफ्ट के यूज़ के ऊपर सैंक्शंस लग चुकी हैं. हाउएवर अगर ये सैंक्शंस प्रोडक्ट स्पेसिफिक भी हो जाती हैं, देन अगैन इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर इंडिया टू यूज़ दिस अरेंजमेंट फॉर ट्रेड विद रशिया. नाउ इस मूव का स्ट्रेटेजिक रेमिफिकेशंस भी अगर हम देखें तो अगर रूपी रूबल अरेंजमेंट इंडिया जाता है, सो दिस विल बी सीन बाय द वर्ल्ड दैट इंडिया इज बाईपासिंग द सैंक्शंस विच आर इम्पोज्ड ऑन रशिया आफ्टर इट हैज़ इन्वेडेड यूक्रेन. एंड ऑलरेडी वी आर सीइंग, वी आर रीडिंग द आर्टिकल्स एंड इम्प्रेशन यही आता है दैट वेस्ट, US एंड यूरोपियन यूनियन, they are already unhappy with India because India is abstaining at United Nations Security Councils against, it is not openly criticizing Russia for invading Ukraine. So already West is little unhappy. और इस तरह का अगर arrangement होता है तो it basically shows clearly that India is bypassing the sanctions which has been imposed by the West. एंड अगर इसी तरह इंडिया रशिया के साथ ट्रेड करता रहे और रशिया की जो इकोनॉमिक सैंक्शंस जो उन पे लगाई गई हैं उसे एक तरह से फ्लाउट करता रहे, सो दिस मे बी इंडिया मे बी एक्यूज दैट वी आर साइडिंग विद रशिया एंड दिस कुड इवन हर्ट आवर डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप विद द वेस्टर्न पावर्स. आगे बढ़ते हैं. ऑन द सेम लाइन्स ऑफ रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में दो रेजोल्यूशंस आए विच वाज बेसिकली रिलेटेड टू द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन यूक्रेन फॉलोइंग द रशियन इन्वेजन, एंड इंडिया एब्सटेन्ड ऑन वोटिंग ऑन बोथ ऑफ दीज रेजोल्यूशन. तो जो फर्स्ट रेजोल्यूशन जिसको लेकर इंडिया ने अब्सटेन किया है फ्रॉम वोटिंग, दैट वाज प्रपोज्ड बाय यूक्रेन. इट बेसिकली हेल्ड रशिया रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर क्राइसिस. एंड जो सेकेंड जो रेजोल्यूशन था दैट वाज बेसिकली अ प्रोसीजरल वोट, जिसके अंदर वोटिंग की जा रही थी कि वेदर जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हैं दे शुड टेक अप द सेकेंड रेजोल्यूशन विच वाज प्रपोज्ड बाय साउथ अफ्रीका. एंड साउथ अफ्रीका ने जो रेजोल्यूशन प्रपोज किया था इसके अंदर रशिया का नेम कहीं पे भी मेंशन नहीं था. सो जो फर्स्ट रेजोल्यूशन है जो कि यूक्रेन ने प्रपोज किया, इट वाज अडॉप्टेड बाय, इट वाज सपोर्टेड बाय 140 कंट्रीज़
लेकिन जो सेकेंड रेजोल्यूशन है इट वाज नॉट पुट टू वोट बिकॉज इसको पहले ही प्रपोज करने के लिए ही सफिशेंट वोट्स नहीं मिल पाए. सो जो यूक्रेन का रेजोल्यूशन था इट बेसिकली नेम्ड रशिया and it basically demand for immediate cessation of the hostilities which are done by the Russia against Ukraine, particularly of any attacks that are done against the civilians and civilian objects. एंड इस रेजोल्यूशन को लेकर 140 कंट्रीज़ ने इसके फेवर में वोट किया इंक्लूडिंग यूएस एंड यूरोपियन यूनियन. हाउएवर इंडिया वाज अमंग दोज 38 कंट्रीज़ हु abstained फ्रॉम वोटिंग. और इंटरेस्टिंग ये है कि इंडिया के साथ साथ चाइना ऑल्सो abstained, श्रीलंका abstained एंड साउथ अफ्रीका abstained as well. But clearly there were 5 countries who voted against it. These were Russia of course, Belarus, North Korea, Syria and Eritrea. It is very important because these countries clearly rejected, voted against this resolution. Russia, Belarus, North Korea, Syria and Eritrea. Well, इंडिया का जो स्टैंड रहा है, इंडिया ने एब्सटेन किया है फ्रॉम वोटिंग. इसे लेकर इंडिया के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशंस में, टी.एस. तिरुमूर्ति ने अपनी एक्सप्लेनेशन में ये कहा दैट इंडिया एब्सटेन्ड ऑन वोटिंग ऑन दिस रेजोल्यूशन as India want the focus on the cessation of hostilities and on urgent humanitarian assistance. लेकिन जो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन आया है इसके अंदर जो इंडिया का जो फोकस है वो उसको फुली तरीके से जो चैलेंजेस हैं उनके ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं किया गया. देयरफॉर इंडिया abstained फ्रॉम वोटिंग. नाउ ये जो एक्सप्लेनेशन दी गई है दैट इज़ इन टर्म्स जो कि यूक्रेन की रेजोल्यूशन थी उसके बारे में है. साउथ अफ्रीका का जो रेजोल्यूशन था उसे वोटिंग के लिए नहीं लाया गया. उसका जो प्रोसीजरल स्टेज था कि हाँ जी इसको कंसीडर किया जाए, उसी टाइम पे इंडिया ने उसको अब्सटेन कर दिया था. देयर इज़ ऑल्सो वन मोर इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट. यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की अगर हम बात करें ना, इससे पहले हम यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की बात कर रहे थे. यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में भी इंडिया अलॉन्ग विद 12 अदर मेंबर्स दे ऑल्सो abstained ऑन अ रेजोल्यूशन बाय रशिया ऑन द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन यूक्रेन. तो रशिया ने भी एक रेजोल्यूशन दिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एंड इसके अंदर इंडिया के साथ साथ बाकी 12 कंट्रीज़ ने abstain किया. एंड इस रशिया के रेजोल्यूशन को स्पॉन्सर किया गया था बाय सीरिया, नॉर्थ कोरिया एंड बेलारूस. तो यही वो कंट्रीज़ थे जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में यूक्रेन के रेजोल्यूशन को उसके अगेंस्ट वोट किया और यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में सीरिया, नॉर्थ कोरिया, बेलारूस दे आर सपोर्टिंग the draft resolution, they are co-sponsoring the draft resolution which were brought up by Russia. However, ये जो रशिया का रेजोल्यूशन था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अडॉप्ट नहीं किया गया बिकॉज इट डिड नॉट गेट दैट रिक्वायर्ड 9 yes votes to pass. So for this, Russia and China, they voted in the favor of this resolution and there was no countries who voted against. India and the remaining Security Council members, they abstained from voting. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट और के रेल के बारे में है. सो दिस सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट ये बेसिकली केरला का प्रोजेक्ट है. यहाँ पे बिल्कुल साउथ में थिरुवनंतपुरम को कनेक्ट किया जाएगा, लिंक किया जाएगा विद कसौरागोड इन द नॉर्थ. एंड इस कनेक्शन में 11 डिस्ट्रिक्ट्स के थ्रू ये जो लिंक है ये पास करेगा. एंड इसको के रेल के नाम से भी मेंशन किया जाता है एज इट इज़ द जॉइंट वेंचर बिटवीन केरला गवर्नमेंट एंड यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज विच आर क्रिएटेड टू एग्जीक्यूट दिस प्रोजेक्ट. इस प्रोजेक्ट की जो डेडलाइन है दैट हैज़ बीन सेट बाय 2025. हाउएवर रिसेंटली सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट काफ़ी न्यूज़ में है बिकॉज प्रोटेस्ट आर टेकिंग प्लेस ऑल अक्रॉस द केरला अगेंस्ट दिस सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट. इससे पहले भी हमने सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था. वी नो द नीड ऑफ दिस प्रोजेक्ट. नाउ अगर अभी हम कसौरागोड से तिरुवनंतपुरम ट्रैवल करें सो इट टेक्स 12 आवर्स, लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है सो दीज 2 नॉर्थ एंड साउथ पॉइंट्स ऑफ केरला कैन बी लिंक्ड. यू कैन ट्रैवल इन लेस देन 4 आवर्स एट द स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर. एंड ऑलरेडी वहाँ पे जो एग्जिस्टिंग रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है ये जो करंट डिमांड है उनको नहीं मीट कर पा रहा है.
एंड ऑफ कोर्स ये इतना ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर हो चुका है कि फ्यूचर डिमांड को भी ये सस्टेन नहीं कर पाएगा। एंड ऑल्सो यहाँ पे जो हाईवेज़ हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंजेशन थी। सो इस प्रोजेक्ट की वजह से हाईवेज़ की रीट्रैफिकिंग हो पाएगी, जो कंजेशंस हैं वो कम होंगे, जो रोड एक्सीडेंट्स हैं वो ऑब्वियसली यहाँ पे रिड्यूस होंगे। नाउ इसे लेकर काफ़ी प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं बिकॉज देयर आर सम इश्यूज़ विद दिस प्रोजेक्ट। इसे लेकर जो बड़ा इशू है दैट इज़ ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ द ह्यूज कैपिटल रिक्वायरमेंट। इस प्रोजेक्ट के लिए जो कैपिटल चाहिए दैट इज़ वेरी ह्यूज। अलॉन्ग विद दिस फाइनेंशियली अनवाइबल इस प्रोजेक्ट को कहा जा रहा है, प्लस इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो डिस्प्लेसमेंट होने वाली है फैमिलीज़ की दैट इज़ ऑल्सो वेरी हाई। 30,000 families will be displaced to implement this project. And along with this, now if we talk about केरला में इसकी वजह से जो इकोलॉजिकल डैमेज है वो भी काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकता है। हालांकि कुछ ही दिनों पहले यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने इस प्रोजेक्ट को ग्रीन नॉट दिया है, क्लियरेंस दी है, बट स्टिल दिस प्रोजेक्ट इज़ लाइंग इन द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एंड उसकी जजमेंट्स इसकी जो फेट है वो डिसाइड करेगी। बट इसकी वजह से इन्वायरमेंटल हार्म भी हो सकता है बिकॉज दिस रूट पासिस थ्रू प्रेशियस वेटलैंड्स, पेडी फील्ड्स एंड हिल्स। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम एज वेल, ये जो लिंक है ये बिल्कुल हमारी जो वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ पे किया जाएगा। एंड केरला की जितनी भी रिवर्स हैं दे आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, दे ड्रेन इनटू अरेबियन सी। तो इस सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट की वजह से जो वेस्टर्न ड्रेनेज है वो ब्लॉक हो सकती है एंड दैट कैन अल्टीमेटली इंक्रीज द फ्लड हजार्ड्स इन केरला। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी has sworn in and they have decided to form a committee of experts for the implementation of uniform civil code in the state of Uttarakhand. तो उत्तराखंड के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड की इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक एक्सपर्ट की जो कमेटी है वो बिठाई गई है। एंड ऐसा अगर हो जाए तो उत्तराखंड विल बी द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड। नाउ आप अपनी पॉलिटी की क्लासेस में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में पढ़ते हैं। हमारे DPSPs में ये मेंशन है, DPSPs विच आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। एंड इसमें ये कहा गया है आर्टिकल 44 में दैट स्टेट शेल एंडेवर टू सिक्योर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल विंग्स इंडिया 2022 के बारे में है। सो विंग्स इंडिया 2022 ये एक 4-day सिविल एविएशन शो है। इट हैज़ बीन कंडक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एट बेगमपेट एयरपोर्ट इन हैदराबाद। तो याद रखेंगे, बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने विंग्स इंडिया 2022 एक सिविल एविएशन शो कंडक्ट किया है। सो इस विंग्स इंडिया 2022 में 3 ध्रुव हेलीकॉप्टर्स को यूज़ करते हुए इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स ने एरोबैटिक्स मैन्यूवर्स किए एंड ये एक 4-day इवेंट है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट से रिलेटेड है। सो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इट हैज़ एक्सटेंडेड द वैलिडिटी ऑफ FCRA रजिस्ट्रेशन टिल जून 30th। नाउ इससे पहले मार्च 31 तक जो डेट है वो एक्सटेंड की गई थी। जो NGOs हैं अगर उनको फॉरेन फंडिंग रिसीव करनी है इंडिया में, सो उसके लिए उनको FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में रजिस्टर करना होता है। सो पहले मार्च 31 तक की डेडलाइन दी गई थी। नाउ दिस हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू 30th जून। सो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट इंडिया में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर फॉरेन फंडिंग रिसीव करनी है तो इट इज़ रेगुलेटेड बाय द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट एंड इस एक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑर्गेनाइजेशंस हैव टू रजिस्टर देमसेल्व्स एवरी 5 years। हर 5 साल के बाद जो NGOs हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको अपने आप को रजिस्टर करवाना होता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ अबाउट ट्यूबरक्लोसिस। सो 2021 में ट्यूबरक्लोसिस के जो पेशेंट्स हैं दे हैव इंक्रीज्ड बाय 19% इफ़ वी कंपेयर दिस टू द प्रीवियस ईयर 2020।
सो 24 मार्च जिसे कि वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे के तौर पे मनाया जाता है, इस दिन गवर्नमेंट ने रीअफर्म किया दैट इट इज़ इंडियाज़ कमिटमेंट टू मेक इंडिया ट्यूबरक्लोसिस फ्री बाय 2025। एंड इंडिया को ट्यूबरक्लोसिस फ्री करने के लिए इस टारगेट को अचीव करने के लिए वी नीड टू एंश्योर द एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर एंड एडवांस ट्रीटमेंट। इसके अलावा देर आर 18 states in India those have committed to end the TB by 2025 एंड उन स्टेट्स ने स्टेट स्पेसिफिक स्ट्रेटेजिक प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने की बात की एंड दे हैव ऑल्सो डिवाइज्ड अ डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक स्ट्रेटेजिक प्लान एज वेल। नाउ इस वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे के दौरान गवर्नमेंट ने नेशनल टीबी प्रेवलेंस सर्वे रिपोर्ट भी रिलीज़ की। इस सर्वे रिपोर्ट में बेसिकली 2019 से लेकर 2021 का सर्वे किया गया था and the purpose of this report was to know the actual disease burden of tuberculosis. And इस report में ये देखा that there has been increase in mortality rate due to all forms of TB between 2019 and 2020. तो सभी forms of TB में जो mortality rate है वो increase हुआ है and rate has been increased by 11%. एंड इस सर्वे के अंदर माइक्रोबायोलॉजिकली कन्फर्म्ड पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस PTB अगर 15 साल से अबव एज ग्रुप में देखा जाए तो इसकी जो प्रेवलेंस है ये हाईएस्ट मिली है दिल्ली में एंड इट वाज लोएस्ट इन केरला। Lastly, Indian economy point of view, so this is important. Reserve Bank of India has inaugurated Reserve Bank Innovation Hub in Bengaluru. Now, Reserve Bank of India ने इस innovation hub को inaugurate किया है and this is basically to encourage and nurture the financial innovation ताकि एक sustainable manner में एक institutional setup create हो सके and इंडिया के अंदर जो financial innovation है वो बढ़ सके। And for this, RBI ने एक hub create किया which is wholly only subsidiary and इसके अंदर जो initial capital दी गई है that is of 1000 crore rupees। तो इस रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का टारगेट ही यही है कि इंडिया में इस तरह का इकोसिस्टम क्रिएट किया जाए विच बेसिकली फोकसेस ऑन प्रमोटिंग द फाइनेंशियल सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स फॉर लो इनकम पॉपुलेशन इन आवर कंट्री एज वेल। तो ओवरऑल फाइनेंशियल इंक्लूजन और हमारे पास एक पूरा का पूरा फाइनेंशियल सर्विसेज जो है उनको प्रमोट करने के लिए इस इनोवेशन हब को इनॉग्रेट किया गया है इन बेंगलुरु। सो दैट इज़ इट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स थे उनको कवर किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू।